समोसा खाने वो साथ में पढ़ते भी रहो, आशीर्वाद से ही काम नहीं होगा। उसके लिए मेहनत के बाद आशीर्वाद की जरूरत पड़ती है। तो मेहनत उसके बाद फिर आशीर्वाद, उसके बाद काम आते हैं। समझ गए बाबू? चलिए टेस्ट दे दिए थे, देता हूँ एक दो दिन में चेक करके फिर डिस्कस करते हैं। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, टॉपिक नंबर 3 है ना। वो कहाँ गई? अंशिता भी थी ना। लो पहले ही दिन क्लास गायब, अब आगे पूरा फुल इंटेलिजेंस उसका। कई बार बता रहा है कि पहली क्लास गायब मत किया करो। इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक, क्योंकि आज की क्लास गायब तो आगे की पूरी क्लास में सिर्फ टाइम पास ही होगा। क्योंकि कुछ चीज़ आज बता दूंगा फिर वही वही चीज़ रिपीट होते रहेंगी। इमोशनल इंटेलिजेंस, क्या हो गया, क्या देख रहे हो? भास्कर बाबू कहाँ है? भास्कर से बात हो रही किसी की? फोन नहीं उठा रहे आजकल तो। मम्मी उठा रही ना, वो भी नहीं उठा रहे। एक दिन नहीं आया था, किशन ने फ़ोन किया मम्मी से कि क्लास क्यों नहीं आ रहा 2-3 दिन से। बोले तो क्लास के लिए निकला हुआ है। वो एक सीख लोगे। चलिए, इमोशनल इंटेलिजेंस, तो इसमें दो वर्ड हमारे पास है, भावनात्मक और बुद्धिमत्ता। ठीक है, तो इसको तो आएंगे। पहले सबसे पहले हम लोग समझेंगे बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस पढ़ा जाए इंटेलिजेंट लोगों के साथ। ठीक है। एआई तो आज का कॉन्सेप्ट है ना, एआई जो है। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया भी था, इसको भी देख ही लेंगे जोड़ करके करंट अफेयर के साथ। तो इंटेलिजेंस क्या है उसमें आएंगे पहले तो। ठीक है, इंटेलिजेंस क्या है बताओ। आईक्यू तो खैर ठीक है, आईक्यू एक इंटेलिजेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, वो तो अलग हो गया आईक्यू का मतलब। ये तो इंटेलिजेंस को मापने के लिए एक क्या बनाया गया आपका जो है, मेथड है ना। इंटेलिजेंट क्वेश्चन जो है आगे पढ़ेंगे, इंटेलिजेंट क्वेश्चन कहते हैं, QUO क्वेश्चन। क्लियर है? बुद्धि लब्धि कहते हैं हिंदी में। तो ये तो मापने का हो गया ना। इंटेलिजेंट का, इंटेलिजेंस का मतलब क्या समझ रहे हैं? इंटेलेक्ट मतलब बुद्धि हो गया, जो सब लोग के पास में है। ठीक है। और इंटेलिजेंस का मतलब उस बुद्धि का उपयोग करके हम जो भी काम करते हैं, है कि नहीं? जो भी काम करते हैं का मतलब कितना अच्छे से करते हैं, है कि नहीं? कितने आपका जो सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स आती है उसका किस तरीके से सॉल्यूशन सोचते हैं, निकालते हैं। आ रही बात समझ में? राइट। किसी चीज़ को कितने अच्छे से समझते हैं ना। बुद्धि, इंटेलिजेंस का मतलब ये होगा ना, किसी चीज़ को हम कितने अच्छे से समझते हैं, ये सब चीज़ें आएंगी। तो उसमें तो आएंगे हम लोग, क्या होता है पहले तो डेफिनेटली मनुष्य जो है अन्य जीव जंतुओं से थोड़ा सा उच्च क्यों माना जाता है? अन्य पशुओं की तुलना में उच्च क्यों माना जाता है? क्योंकि मनुष्य के पास थोड़ा सा बौद्धिक क्षमता होती है। तो पशुओं के पास होती है कि नहीं होती है? ठीक है ना, होती है सापेक्षिक रूप से। जैसे चिंपांजी है, तो चिंपांजी के पास है ना भी आपका लॉजिकल मैथमेटिकल क्षमता होती है, लॉजिकल तार्किक क्षमता होती है। तो मनुष्य के सबसे नियरेस्ट कौन सा माना जाता है बौद्धिक क्षमता के रूप में देखा जाए? तो चिंपांजी माना जाता है।
है ना। ऐसे नहीं कि पहले मनुष्य जो है उतना बुद्धिमान रहा होगा, धीरे धीरे इवोल्यूशनरी प्रोसेस में इसका क्या हुआ, बुद्धि का विकास हुआ। पहले मनुष्य भी 4 पैरों पे चलता था, पहले मनुष्य भी क्या होता था आपके जो है 4 पैरों पे ही चलता था मनुष्य भी जो है। तो शारीरिक रूप से देखा जाए तो हम अन्य जानवरों से उतने मजबूत नहीं थे, है ना। हाथी हमसे ज़्यादा ताकतवर होगा, शेर हमसे ज़्यादा ताकतवर होगा, चीता हमसे ज़्यादा ताकतवर होगा, लेकिन बौद्धिक रूप से अधिक क्षमता होने के कारण से फाइनली हम उन पर भी क्या कर सकते हैं, आप क्या जो उनको भी पकड़ करके बांध के रख लेते हैं। शेर को मारने के लिए हमने फिर नए नए कुछ तरीके निकाल लिए, है कि नहीं। तो किस कारण से निकाल पाए, तो इस कारण से मानव शारीरिक रूप से भले कमजोर था, लेकिन बौद्धिक रूप से ठीक होने के कारण से वह अन्य पशुओं की तुलना में ज़्यादा शक्तिशाली कहलाया, है कि नहीं। शारीरिक रूप से कम शक्तिशाली है। तो ये सब विकास जैसे वर्तमान में हमने कहा था कौन से मानव जो आता है वह किस में आता है, होमोसेपियंस, तो आधुनिक मानव। तो पहली बार 4 पैरों पे ही चलता था, जब वो अब होता था 4 पैरों पे चल रहा है तो दूर तक देखने की क्षमता कम होती थी। तो मनुष्य धीरे से क्या किया आपका, अब वो उनको अन्य जानवरों से बच कर रहना पड़ता था, अन्य जानवरों से उनको बच कर रहना पड़ेगा। तो वो थोड़ा सा क्या हुआ आपके जो पहली बार उन्होंने 2 पैर ऊपर किए और दूर तक नज़र मारी कि आसपास कोई जानवर वगैरह अन्य दिखाई तो नहीं दे रहा है। तो इवोल्यूशनरी प्रोसेस में फिर धीरे धीरे करके वह क्या हो गया, 2 पैर में चलना स्टार्ट किया, है ना। पहले तो चारों से था, अब 2 पैर में चलना स्टार्ट हुआ। तो इस तरीके से मनुष्य का डार्विन के अनुसार, डार्विन क्या कहता है कि हम सभी अमीबा की संतान है, समझ रहे ना। अमीबा सबसे पहले एक कोषीय जीव के रूप में विकसित हुआ, आई ना बस समझ में। तो उसी के विकास के दौरान अन्य जीव जंतु और मनुष्य भी क्या हुआ, लास्ट चरण में उसी का परिणाम विकसित हुआ आपके जो है, आई ना बस समझ में। तो इस तरीके से क्या होते गया आपके जो है मनुष्य का विकास होते गया। तो शारीरिक रूप से मानव सर्वाधिक शक्तिशाली नहीं था, लेकिन बौद्धिक क्षमता होने के कारण से वह क्या हो गया, अन्य जीवों में सर्वाधिक शक्तिशाली बन गया, है कि नहीं, आज की डेट में भी। तो इस तरीके से चार्ल्स डार्विन के 2 सिद्धांत का नाम पता है आप लोग को, चार्ल्स डार्विन नाम सुना होगा ना, है ना। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, उत्तरजीविता का सिद्धांत। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इसका मतलब क्या होता है, सर्वाइव वही करेगा जो फिट होगा। तो शारीरिक रूप से तो मनुष्य अन्य जंतुओं से कम फिट था, लेकिन बौद्धिक होने के कारण से उसके बीच भी सरवाइव कर गया और आज सबसे बौद्धिक प्राणी के रूप में पृथ्वी पर एग्जिस्ट करता है, राइट। और स्पीसीज, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ स्पीसीज, उनके बीच में क्या होगा, संघर्ष होता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ स्पीसीज, प्रजातियों के मध्य संघर्ष होता है। तो प्रजातियों के मध्य जो संघर्ष होगा उसमें जो बचेगा वही आगे बढ़ के रहेगा। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ स्पीसीज, प्रजातियों का संघर्ष, और संघर्ष होने के बाद जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वही क्या रहेगा, वह जीवित रहेगा जो उस संघर्ष में बचा रहेगा, है कि नहीं। तो इस तरीके से प्रकृति में जीव जंतु वनस्पतियां क्या होती है, वर्तमान में अस्तित्व बनाए रखती है ना। एक होता है एडॉप्टेशन, अनुकूलन, एक होता है आपका जो है एडॉप्टेशन, अनुकूलन। तो अनुकूलन में भी क्या होता है, अपने पर्यावरण के साथ, पर्यावरण के साथ समायोजन करते, पर्यावरण के साथ क्या करते, समायोजन करते, पर्यावरण के साथ समायोजित हो करके हम क्या करते हैं आपके जो है जीवित रहते हैं। यदि पर्यावरण के साथ एडजस्टमेंट नहीं कर पाएंगे तो फिर भी खत्म हो जाएंगे।
तो इस तरीके से प्रकृति में वही जीव जंतु, वही वनस्पति जीवित रह पाती है जो अनुकूलन अपने एटमॉस्फेयर के साथ, एनवायरनमेंट के साथ, क्लाइमेट के साथ कर सके। दूसरा, जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, संघर्ष होगा तो उसके साथ जो फिट होगा वही सर्वाइव कर पाएगा। तो इस तरीके से वो अपने अस्तित्व को क्या करती है, बनाए रखती है। तो एक तो इसके द्वारा बताया गया कि प्रजातियां किस तरीके से अपने आप को, और फिर एक दिया था इवोल्यूशनरी थ्योरी, उद्विकास का सिद्धांत, इवोल्यूशनरी थ्योरी, उद्विकास। इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज, कि हर प्रजाति जो है किसी पिछले अन्य प्रजातियों के इवोल्यूशन के प्रोसेस के थ्रू क्या हुआ है, विकसित हुआ है ना। मनुष्य भी जो बना है वो एक दिन में नहीं बना है, कई सारे स्टेजेस रहे हैं। जैसे मनुष्य धीरे धीरे विकसित हुआ तो आपका कई सारे रामापिथेकस, आपके जो है रामापिथेकस, उद्विकास का सिद्धांत, इवोल्यूशनरी थ्योरी समझ में आया। इवोल्यूशनरी का मतलब धीरे धीरे करके हम आज आधुनिक मानव के रूप में विकसित हुए। पहले धीरे से, फिर रीढ़ की हड्डी टेढ़ी रही होगी, फिर धीरे धीरे सीधी हुई, और आज हम पूरी तरह से सीधी रीढ़ की हड्डी के रूप में, आज से लगभग 10,000 साल आसपास जो आधुनिक मानव है उसका इतिहास जो है ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा, 10,000 साल से ज़्यादा नहीं होगा। आ रही बात समझ में। तो अलग अलग कई सारे चीज़ें रही है, जैसे आपका मनुष्य जो विकसित हुआ है, ये हमारे पूर्वज ऐसे थे, समझ गए। सेवन स्टेजेस ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन दिखाया हुआ है यहाँ पे। आपका जो है इसका नाम नहीं दिया है, लेकिन पहले इस तरीके से थे, धीरे धीरे खड़े हुए, रीढ़ की हड्डी सीधी होते गए, और फाइनली आपका जो है इस तरीके से विकसित हुए, है कि नहीं। इसी में नाम दिया होगा आपका रामापिथेकस, ये सब नाम दिए हैं। उसके अलग अलग स्टेजेस को अलग अलग नाम देते हैं हम लोग जो है, ठीक है। अलग अलग स्टेजेस को क्या करते हैं, अलग अलग नाम देते हैं। तो इस तरीके से आपका ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हेबिलियस, है ना। इसके पहले रामापिथेकस भी था, नोट कर लो, कहीं काम आएगा। मैंने कहा कि कौन सी, है ना, एक रामापिथेकस भी था, रामापिथेकस। रामापिथेकस, फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलस, नोट कर लो, ये काम आएगा कहीं ना कहीं। और आज तुम ऐसे डांस करते हुए हो। होमोसेपियंस और क्रोमैग्नस, उसके बाद लास्ट नवीनतम जो बुद्धिमान प्राणी था वो होमोसेपियंस था, जिसमें बुद्धि सबसे ज़्यादा थी। वह कौन सी हो गई आपकी, जो है वाइज मैन, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति जो होमोसेपियंस के रूप में विकसित हुआ धीरे धीरे। रामापिथिकस के पहले भी था ड्रायोपिथिकस, इसके पहले भी मिलेगा ड्रायोपिथेकस। तो ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस, आगे बस समझ में, ठीक है। उसके बाद होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, फिर निएंडरथल, होमो निएंडरथेलिन्स, निएंडरथेलिन्स या निएंडरथल बोलते हैं। फिर आपका होमो सेपियंस आया, आ रही बात समझ में। और वर्तमान तो प्रेजेंटमेंट को क्रोमैग्नन कहते हैं। हम प्रजाति होमो सेपियंस ही है, बट क्रोमैग्नन जो नवीनतम आज का मानव है उसको क्रोमैग्नन के रूप में रखते हैं हम लोग। आ रही बात समझ में। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ये रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलियस, हैबिलियस पढ़ लोगे ना इतना इंग्लिश,
नहीं पढ़ लो तो पढ़ना सीखो। चले आगे। तो इस बुद्धि के कारण से जो है फाइनली जीता कौन? मनुष्य। अब आते हैं कि आगे पढ़े, चले स्टार्ट हुआ यहाँ तक। थोड़ा बैकग्राउंड तो पढ़ना तो थोड़ा सही हो तो परिभाषा 10 मिनट में खत्म हो जाएगी, लेकिन थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना है। तो ये लिख लिया, चलो चलिए। तो यहाँ पर अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि सफल होने के लिए क्या जरूरी है? सफल होने के लिए क्या जरूरी है बताओ? विवेक का होना। विवेक होने से सफल हो जाओगे? सबके पास विवेक है थोड़ा बहुत। हाँ, मेहनत करना। ठीक है, मेहनत तो मजदूर ज्यादा करता है, फिर तो सुबह से लेकर रात तक लगा रहता है। ठीक है। हाँ, कई सारी चीजें हैं। पहले जैसे सफल होने के लिए पहले जो कॉन्सेप्ट चलता था आईक्यू का, इंटेलिजेंट कोशेंट का, कि इसमें आईक्यू ज़्यादा होगा, तो बहुत दिनों तक तो यही चला 1927 तक। लेकिन बोला कि नहीं, आईक्यू से ही काम नहीं चलेगा। कुछ लोग का आईक्यू कम है लेकिन सक्सेसफुल लोगों में आ जाते हैं, है ना। कई लोग का आईक्यू कम होता है लेकिन, है ना, 5वीं पास भी होते हैं, लेकिन एक अच्छे जैसे अन्ना हजारे सिर्फ 5वीं पास है। आईक्यू कितना है नहीं पता, लेकिन लीडरशिप क्वालिटी, महात्मा गांधी के बाद यदि पूरे देश को फिर से एक बार आंदोलन के रूप में एक साथ लाने का काम किया, वो कौन सा है? अन्ना हजारे कहा जाता है, राइट। तो लेकिन वो 5वीं पास है। हालांकि डिग्री का आईक्यू से कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी। तो आईक्यू के बाद एक दूसरा कॉन्सेप्ट दिया गया ईआई। कई लोगों ने कहा कि नहीं, आईक्यू से काम नहीं चलेगा। ये कॉन्सेप्ट दिया डेनियल आपके जो है गोलमैन ने, डेनियल गोलमैन ने कॉन्सेप्ट दिया ईआई जरूरी है। क्या जरूरी है? इमोशनल इंटेलिजेंस जिसमें ज़्यादा होगा उतना ही सफल होगा। तो इमोशनल इंटेलिजेंस अभी पढ़ेंगे। इमोशनल इंटेलिजेंस का सीधा सा मतलब इतना ही होता है कि खुद की भावनाओं को नियंत्रित रखते हुए साथ ही साथ दूसरों की भावनाओं को भी नियंत्रित करते हुए काम करना, राइट। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब कि स्वयं की भावनाओं को भी नियंत्रित करना और साथ ही साथ दूसरे की भावनाओं को भी समझने की क्षमता, है कि नहीं। मोदी जी में सबसे ज़्यादा आज की डेट में ईआई माना जाता है, इसलिए वर्ल्ड लीडर के रूप में। तो वो अपनी भावनाओं पे कंट्रोल रखते, गुस्सा आता है लेकिन गुस्सा शो नहीं करेंगे, राइट। लोगों को कहाँ पे कैसे यूज करना है, कहाँ पे कैसे उसके इमोशंस के अकॉर्डिंग काम करना है, चीज़ों को समझ जाते हैं। तो आज की डेट में जो माना जाता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस भी एक इम्पॉर्टेंट, सिर्फ आईक्यू होने से काम नहीं चलेगा। आईक्यू तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन आईक्यू के साथ साथ इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ेंगे, इसको भी कैसे मापते हैं, कैसे। तो इमोशनल इंटेलिजेंस होना भी जरूरी है। फिर किसी ने कहा इससे ही काम नहीं चलेगा। एक आपका निकाला गया परसिस्टेंस कोसेंट, परसिस्टेंट कोसेंट निकाला गया, है ना। परसिस्टेंट कोसेंट, कोसेंट ये होना जरूरी है। परसिस्टेंट का मतलब क्या होता है हिंदी वालों के लिए? परसिस्टेंट मतलब क्या होता है? परसिस्टेंट रहना, कंसिस्टेंट रहना। कंसिस्टेंट मतलब क्या होता है ना, निरंतर कंटिन्यूटी बनाए रखना, है ना। बोलते हैं ना कि जब तक कंसिस्टेंटली तैयारी नहीं करोगे, रेगुलर कंसिस्टेंटली क्लास ज्वाइन नहीं करोगे, तब तक आप जो है कितने भी इंटेलिजेंट हो, क्या है, कितने भी आईक्यू कितना भी हो, लेकिन परसिस्टेंसी नहीं रहेगी। आज यहाँ गड्ढा खोद रहे हो, कल वहाँ गड्ढा खोदोगे, कल परसों वहाँ खोदोगे, तो काम चलेगा क्या? एक ही जगह पे गड्ढा खोदते रहोगे। तो यहाँ पे परसिस्टेंट का मतलब हिंदी में जो वर्ड यूज कहते हैं दृढ़, दृढ़ता या दृढ़ निश्चय बोलते हैं ना हम लोग जो है। तो दृढ़
दृढ़ता का या परसिस्टेंट का मतलब दृढ़ता का कोशेंट, दृढ़ता लब्धि बोल दो, बुद्धि लब्धि के स्थान पे दृढ़ता लब्धि हो जाएगा। आ रही बात समझ में? परसिस्टेंसी कितनी है, जिद, एक दूसरे संदर्भ में बोलते हैं ना, जिद करो और दुनिया बदलो, है ना। धोनी के बारे में कुछ एडवर्टीजमेंट आता था, दुनिया तभी बदल पाओगे जब अंदर से जिद्दी होगे कि यही करना है और करके मानना है, चाहे घर वाले क्या बोल रहे हैं। अब तुम लोग क्या होते हो, घर वाले बोले ऐसा कर लो, तुरंत टिल्ट हो गए उधर। पड़ोसी बोला ये क्यों कर रहा है, ऐसा कर लो, उधर चले गए। दोस्त बोले ये क्यों कर रहे, इधर चल लो, इधर चल जाओगे, तो किधर के नहीं रहते फिर उसके बाद। तो एक बार जो ठान लो फिर उसको, जैसे मुझे घर वाले मेरे को बोलते थे कि नौकरी के लिए तैयारी कर लो, ठीक है, मैंने 2004-7 तक किया, 6 में इंटरव्यू दिया, लेकिन लगा कि अब एक लास्ट अटेम्प्ट बचा था कि अब कैसे काम चलेगा, लास्ट अटेम्प्ट के भरोसे फिर से बैठना था मुझे। तो पहले मैंने अपने पढ़ाने उड़ाने का, कमाने का जुगाड़ किया। अब पढ़ाने लगा तो पढ़ाना ही अच्छा लगा। उसके बाद मैंने कभी नौकरी पे ध्यान ही, तो घर वाले हमेशा बोलते थे कि वो जानते थे कि मैं कहीं लगूंगा तो SDM DSP कुछ तो बन ही जाऊँगा, ठीक है। IAS के इंटरव्यू तक पहुँच गया था, तो लेकिन मुझे पढ़ाना अच्छा लगने लगा, फिर मैंने एग्ज़ाम देना बंद कर दिया। तो आज तक टीका हूँ। आज भी घर वाले बोलते कि एग्ज़ाम दे देते तो निकल जाता, लेकिन मुझे इसी में मज़ा आ रहा है, मैंने इसी में काम किया, समझ गया ना भाई। तो पड़ोसी भी बोलते, सभी लोग बोलते रहते कि गवर्नमेंट नौकरी अच्छी होती है, यहाँ तो अभी तक स्ट्रगल कर रहे हो, कितना भी कमा लोगे ना, करोड़ों का बैंक बैलेंस बना लेंगे तो भी उनको लगी गवर्नमेंट नौकरी अच्छी होती है, ठीक है। मम्मी हमेशा बोलती है, वो अभी भी मम्मी और पापा मेरे इनसिक्योर रहते हैं कि बुढ़ापा कैसे कटेगा मेरा। हाँ, मम्मी और सबसे ज़्यादा चिंता मेरी करते हैं। क्यों? बड़े भैया गवर्नमेंट जॉब में, छोटा वाला भाई जो है मेडिकल फील्ड में डॉक्टरी है छोटा मोटा, और बाकी वाइफ उनकी गवर्नमेंट जॉब में। तो बोले कि उसकी भी पेंशन आएगी वाइफ के नाम से, तो उसकी भी ज़िंदगी कट जाएगी बुढ़ापे में। बड़े भैया की पेंशन आएगी तो उनकी ज़िंदगी कट जाएगी। अब मेरी चिंता करते रहते कि तुम्हारी कैसे कटेगी, ठीक है, समझ रहे हो ना भाई। अब उनको ही नहीं पता कि 50 लाख 1 करोड़ बैंक बैलेंस बना लो, तुम्हारी पेंशन के बराबर हो जाएगा। गवर्नमेंट पेंशन आएगा तो कितना आता है, लास्ट में आएगी तो जैसे पापा की अभी आती है, रिटायरमेंट हो गए तो 30-35 हज़ार रुपये आती है पापा की, तो उनका वैसे ही मान के चलो 25 हज़ार के हिसाब से साल भर का कितना हुआ, 12 36 4 लाख, 5 लाख, ठीक है। तो रिटायरमेंट 60 साल में होता है, जिएंगे 70 75 80 साल तक, 20 साल और मान लो, तो 20 साल के हिसाब से 5 लाख के हिसाब से 1 करोड़ ही तो हुए। तो 1 करोड़ बैंक बैलेंस बना ले तो बुढ़ापा हमारा भी कट जाएगा, यही हुआ ना भाई। अब उनको लगता है 1 करोड़ कैसे कमा लोगे तुम, करोड़ उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ लगती है, क्योंकि उस फील्ड में, वो माहौल में उनके लिए लाख से ज़्यादा ऊपर देखा ही नहीं है, सोचा ही नहीं है कि नहीं, तो उनके लिए टफ काम लगता है। तो बोला कि जैसे मैं घर खरीदा यहाँ पर, तो अभी खरीदा तो 55 लाख के आसपास का है, 10 साल बाद 20 साल बाद वो कितने का हो जाएगा, है ना, लगभग डबल, 1.5 करोड़ का हो ही जाएगा। तो बोला कि 1.5 करोड़ घर बेचूंगा, डोंगरगढ़ में ऑलरेडी पापा का घर है, वहाँ जाके आराम से रहूँगा। तो पेंशन, सीधी सी बात है कि नहीं भाई। तो वो नहीं दिख रहा है उनको, तो उसके बाद भी चिंता करते रहते हैं। और ठीक ठाक, मतलब आप जी ठीक इतना कमा लेता हूँ कि गवर्नमेंट जॉब वाले नहीं कमा पाते, ठीक है, उसकी तुलना में मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनकी तुलना में ठीक ही है, ठीक है, लेकिन चिंता करते हैं, तो कारण उसका वही है। तो यहाँ पे मैंने कहा ना कि आपके पास सब कुछ है, ये भी है ये भी है, लेकिन परसिस्टेंसी नहीं है, तो है ना। मोदी जी यदि नेतागिरी ना करके, कभी सोचते नेतागिरी कर लूँ, कभी सोचते कि मैं IAS की तैयारी कर लूँ, कभी सोचते कि मैं कुछ और कर लूँ, तो मोदी बनते हैं क्या? तो ये होना ज़रूरी है। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि ये तो है ही है, ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ साथ ये ज़रूरी नहीं होगा। तो कई लोग इसी कारण से अनसक्सेस रहते हैं ना, कुछ दिन ये काम करेंगे, ठीक ठीक नहीं चला, दुकान खोलेंगे किराने की, नहीं चली, बंद कर देंगे। बोले वेट तो करो थोड़ा सा, क्या कमियां ढूंढो उसमें कि क्यों नहीं चल रही है। और कमियां भी ढूंढेंगे तो ढूंढेंगे कि क्या बोलते, कमरे का वास्तु ठीक नहीं है, ये जगह ठीक नहीं है, ठीक है, और पता नहीं क्या क्या ढूंढेंगे। ये नहीं ढूंढेंगे कि वास्तव में कारण क्या है। ऐसे ही देखा ना, आसपास के लोग जो अनसक्सेसफुल है, क्या अधिकांश लोग ऐसे ही मिलेंगे तुम्हें, जो अनसक्सेसफुल है ये सब बाहर का कारण ढूंढते रहते हैं, खुद का कारण नहीं ढूंढने के। भाई कितने मेहनत करके, कितने डेडिकेट होके काम, कभी कभी मेहनत करो तो भी सक्सेस नहीं मिलता है, लेकिन कारण ढूंढना पड़ता है। जैसे मैं अकेला कोचिंग चलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बहुत मुश्किल काम था मेरे लिए। आज की डेट में थोड़ा शो ऑफ ये सब नहीं दिखाऊंगा तो
तुम लोग एडमिशन नहीं लेते। भले कितना अच्छा पढ़ाऊँ, एक कमरे में पढ़ाता, वही टीचर वही सब कुछ, लेकिन ये सब ताम झाम नहीं रहता तो एडमिशन लेने के लिए 10 बार सोचते तुम लोग, है कि नहीं? तो उसके लिए ज़रूरी था कि, इसलिए मैंने पार्टनरशिप की कि भैया ये मेरे पास नहीं है, तुम पैसा लगाओ, मैं पढ़ाऊँगा, जो प्रॉफिट होगा उसकी अपनी आपस में शेयरिंग रहेगी। तो इस तरीके से तो दिमाग मैंने कहाँ पे लगाया कि क्या कमी है उसमें, नहीं कि नहीं चल रहा है इंस्टीट्यूट तो बंद करके दूसरा काम था स्टार्ट, मैंने कभी नहीं किया। दिल्ली में भी मैंने खुद का ही चलाया, स्ट्रगल कर करके चलाया, ठीक ठाक चलने लगा, सिलेबस चेंज हो गया, फिर भी मैंने हार नहीं मानी, फिर ठीक ठाक चीज़ फिर चलने लगा, फिर डिमोटाइजेशन हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद भी मैंने हार नहीं मानी, फिर इधर उधर कुछ पढ़ाया, इधर उधर किया, फिर उसके बाद ठीक ठाक यहाँ डाला मैंने, यहाँ ठीक ठाक चलने लगा, कोरोना आ गया, समझ गया ना भाई? तो चीज़ें परिस्थितियाँ आते रहती है, और किसी की में परिस्थितियाँ जल्दी खराब नहीं आती। हमारे में जब भी अच्छा चलने लगता था, कुछ ना कुछ होके सीधा नीचे फिर आ जाते थे हम, मतलब मेरी अपनी बात बता रहा हूँ। लेकिन उसके बाद भी मैंने हार नहीं माना, और फिर से उसके बाद कोरोना के बाद भी स्टार्ट किया। 2-3 साल में लगा कि उतना बढ़ नहीं पा रहा जितना बढ़ना चाहिए, तो फिर नया रास्ता सोचा कहाँ से क्या रास्ता मिल सकता है। ये जो पहले उड़ान आया हुआ है, इस उड़ान को मैं नहीं लाया हुआ है पार्टनरशिप करके, ठीक है, यहाँ उड़ान है, इसको मैंने पार्टनरशिप करके लाया, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ लाया सब कुछ सेटअप करके दे दिया, फिर मेरे को धोखा दे दिया उसने, ठीक है। जो बातें हुई थी उससे, जो प्रॉफिट शेयरिंग में परसेंटेज की बात हुई थी, उससे सीधा कल्टी मार गया। तो ऐसे लोग हैं। फिर उसके बाद मैं नया रास्ता ढूंढा, तो फिर सर से बात की, तो इस तरीके से इनके साथ पार्टनरशिप की, समझ रहे हो ना भाई? तो इस तरीके से जीवन, तो एक ही रास्ते में यदि काम करते रहोगे, मैंने रास्ता चेंज नहीं किया, लेकिन मैं एक ही रास्ते में लगा रहा, मुझे 17 साल लग गए यहाँ तक पहुँचते पहुँचते। अभी मैं जहाँ पर हूँ, 17 साल की मेहनत, आज सब लोग को दिख रहा होगा कितना सर की लाइफ अच्छी है, गाड़ी में चलते हैं, घर है, घोड़ा है, लेकिन ये 17 साल की पीछे की मेहनत कोई नहीं देखता है कि नहीं? 17 साल, जब पहली बार मैंने 10,000 रुपये उधारी लिए, और 10,000 रुपये उधारी लेकर के रात रात को जाके पोस्टर खुद चिपकाया दिल्ली में जाके, पुलिस के डंडे भी खाए, वो मेहनत किसी को नहीं दिखेगी। फिर उसके बाद कितने बार अप एंड डाउन आए, वो भी नहीं दिखता है। तो हमेशा जो है, तो ये दृढ़ निश्चय जिसको बोलते हैं, दृढ़ निश्चय होना जरूरी है। तो जब आप जिंदगी में सफलता चाहते हो, तो जी जान से जिद्दी जब तक नहीं होगे, जिद्दी का मतलब अच्छे फील्ड के लिए, अपने मेहनत और अपने चीज़ों को ले करके, तब तक किसी भी फील्ड में सफलता, चाहे ये आपके पास कितना भी क्यों ना हो, आईक्यू भी बहुत अच्छा है, ईआई भी आपका बहुत अच्छा है, लेकिन परसिस्टेंसी नहीं रहेगी तो आप सफल नहीं हो सकते हैं। आ रही बात समझ में? तो इसलिए इनके साथ साथ ये होना भी ज़रूरी है। तो ये कॉन्सेप्ट ये भी आ गया। आज की डेट में फिर एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है कि ये तो सही है, कई लोग सफलता प्राप्त भी कर लेते हैं, लेकिन आज भी मानसिक रूप से अशांत है। मानसिक रूप से क्या है? अशांत है ना? कई ऐसे आज की डेट में सोशल मीडिया में देखते हो कि करोड़ों का पैकेज है, लेकिन मानसिक रूप से शांति नहीं मिल रही है उनको। जो सब कुछ है सुविधाएं। सिलिकॉन वैली में एक स्टडी हुई, सिलिकॉन वैली में अधिकांश लोग कौन है? भारत के जाकर के रहने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर से, वहाँ पे पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन अंदर से जो खुशी होना चाहिए वो अभी भी तलाश रहे कि कहाँ मिलेगी। क्योंकि देखो, आप कुछ दिन तक घर से बाहर अच्छा लग सकता है, लेकिन कुछ दिनों बाद, जैसे मुझे दिल्ली में 25 साल रहा हूँ मैं, लेकिन अंदर संतुष्टि, वही मशीनरी लाइफ। यहाँ आने के बाद पैसे कम आ रहे हैं, लेकिन एक घर परिवार के साथ में, है ना, कम से कम यहाँ से निकलते 5 मिनट में घर पहुँच जाते, तो चांस, और वहाँ पे घर ऑफिस से निकले, पता चल रहा है घर पहुँचने में आधा 1 घंटा लग गया, और इतने जाम से होकर के फ्रस्ट्रेट होकर पहुँचे घर, तो घर पहुँच करके भी पहुँचना बराबर हो गया। तो यहाँ पे कम से कम सुकून है, कहीं निकल भी गए तो कम से कम परेशानी नहीं होती है। आई ना बात समझ में? तो मेट्रोपॉलिटन की लाइफ, भले पैसे कमा रहे, लेकिन अब तो पोल्यूशन भी आ गया, बहुत सारी चीज़ें आ गई। तो कई जगह लोग देखा गया कि सक्सेसफुल तो है पैसे के मामले में, कंफर्ट जोन के मामले में। घर एक समय के बाद क्या, आपका घर अच्छा हो गया, गाड़ी बड़ी से बड़ी भी ले लो, उसके बाद खाना वही खाओगे, चाहे अरबपति हो चाहे खरबपति हो, बस थोड़ा 2-3 चीज़ें बढ़ जाएंगी, जूस रेगुलर हो जाएगा, 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगी, बाकी तो दाल चावल सब्जी रोटी कॉमन खाना हर किसी को है कि नहीं? बस कुछ चीज़ें फ्रूट्स वगैरह हो सकता है, आम आदमी लोअर मिडिल क्लास नहीं खा पाते तो डेली खाने लग जाओगे, तो इतना ही अंतर आएगा। ज़्यादा खाने लगोगे तो फिर और बीमारियाँ आएंगी है ना?
तो कभी कभी ओवर ईटिंग हो जाती है, जब पैसे की कमी नहीं है तो आदमी मजबूरी में जो है खाने की आदत पड़ जाती है, तो वो भी प्रॉब्लम है। तो फिर एक नया कॉन्सेप्ट आज की डेट में जाता है स्पिरिचुअल कोसेंट, आध्यात्मिक, आपके जो है आध्यात्मिक लब्धि, स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल कोसेंट। आ रही बात समझ में? आध्यात्मिक लब्धि, या सूचकांक भी बोल सकते हो, इंडेक्स भी बोल सकते हो। तो इसमें क्या होता है स्पिरिचुअल कोसेंट में? आध्यात्मिक का, फिर से अध्यात्म का मतलब मैंने क्या कहा था सिंपल शब्दों में, अध्यात्म का मतलब खुद को जानना, अध्यात्म का मतलब आत्मा के स्तर को ऊपर उठाना, है ना। आत्मा, तो मैंने कहा कि लगभग ऑलमोस्ट आज की डेट में वेस्टर्न हो चाहे ईस्टर्न हो चाहे भारत की फिलॉसफी तो आत्मा का हर किसी अस्तित्व को मान के चलती है। एक चारवाक छोड़ दो तो भारत का सभी दर्शन मान के चलता है कि हम शरीर बाहर से है लेकिन अंदर कोई ऐसी चेतन शक्ति है जो इस शरीर को चलाने वाली है, उसे हम लोग क्या नाम देते हैं? आत्मा कहते हैं। तो हम हर व्यक्ति अपने आप को सिर्फ एक बाहर के शरीर न मान के अपने आप को क्या मान के चले? आत्मा मान के चले। और आत्मा के मैंने 7 क्या बताए थे? ओरिजिनल क्वालिटी बताई थी, है कि नहीं? अध्यात्म को समझने के लिए मैंने आप लोग को बताया था। फिर से अध्यात्म का मतलब पूजा पाठ नहीं होता है ना। जैसे अध्यात्म वर्ड आता है हम लोग समझते हैं अध्यात्म का मतलब वही घंटी बजाओ, पूजा पाठ करो, दूध चढ़ाओ, पानी चढ़ाओ, नारियल चढ़ाओ और क्या क्या चढ़ाओ, इतना ही दिमाग में आता है ना अध्यात्म का मतलब। बाहर जा किसी से बोलो आध्यात्मिक आदमी हूं करके तो सिर्फ इतना ही समझता है कि पूजा पाठ करने वाला, भक्ति करने वाला, घंटी बजाने वाला इंसान होगा, इतना ही आता है दिमाग में। लेकिन वो अध्यात्म का मतलब नहीं, ये तो सब कर्म कांड है, इसकी कोई जरूरत भी नहीं है, लेकिन करते हैं हम लोग जबरदस्ती या भगवान के प्रति एक श्रद्धा दिखाने के। तो थोड़ा सा एक फूल भी चढ़ा दोगे तो उतना काफ़ी है, बाकी तो सब ये ढकोसले बनाए गए हैं, ये डालो वो डालो ये सब डालो, ठीक है। और यदि वो डाल भी रहे हो तो उस समय वो सब बनाए इसलिए गया है ताकि कम से कम 5-10 मिनट भगवान के साथ आप इंगेज रहो, क्योंकि ऐसे खड़े होकर के भगवान को याद करते तो दिमाग तो भगवान की जगह ही और पहुंच जाता है, क्योंकि हमारा कंसंट्रेशन उतना रहा ही है। तो इसीलिए बनाया गया है कि कम से कम 10 चीज़ें डालने के चक्कर में भगवान को याद तो करते रहोगे ध्यान से, इसलिए कर्मकांड बनाए गए। लेकिन आज कर्मकांड, ये जो कर्मकांड है ये ज़्यादा हावी हो गए हमारे ऊपर, और जो वास्तव में जो भगवान के साथ कनेक्टिविटी बनाने के लिए प्रे करना है वो क्या हो गया आपका? ख़त्म हो गया। अब फिर मैंने कहा कि सोशल मीडिया आ गया तो फ़ोन आ गया आपका, तो अब पूजा जो करते हैं बस भगवान को याद करने के लिए नहीं करते, हम सोशल मीडिया में डालने के लिए, शो ऑफ करने के लिए करते हैं, है ना। तो ऐसे करके खड़े हैं, ऐसे देख रहे, तो ध्यान हमारा भगवान पर है कि कैमरे पर है? तो उस पूजा का कोई फायदा नहीं है। उस टाइप की पूजा का सीधा फायदा तभी है ना, चाहे 1 फूल चढ़ाओ चाहे 10 फूल चढ़ाओ, पूजा का फायदा का मतलब है कि आप 2 मिनट एकदम अपने आप को दुनियादारी, अपने विचारों को पूरी तरह सब तरफ से हटा करके ऐसी प्रार्थना करते हो, एक सुपर नेचुरल पावर जिसको हम लोग गॉड कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, उससे आपकी कनेक्टिविटी जुड़ जाती है। आ रही बात समझ में? तब वही उतना ही पूजा का फायदा तब होगा। लेकिन आज हम पूजा करते हैं उसमें कितना ऐसा रहता है, कितने लोग ऐसा पूजा कोई नहीं करते, ध्यान 2 मिनट भी ठीक से हम भगवान के साथ कनेक्ट अपने आप को नहीं कर पाते हैं। और पूजा पाठ जो करते हैं तो फिर हम लोग इतने ज़्यादा, जैसे सत्यनारायण की कथा होती है, मैं बैठा शादी के बाद 2-3 बार बैठा हुआ मेरा पूजा सत्यनारायण भगवान की कथा में, तो इतना शरीर दर्द दे देता है कि भगवान से कनेक्टिविटी छोड़ो शरीर को ठीक करने में लग जाते हैं। पैर दर्द दे रहा है बैठे बैठे, तो ये फिर वो धुआं डालेंगे, धुआं आँख में आ रहा है, तो भगवान से जुड़ेंगे कहाँ से? हो तो भगवान से जुड़ना तो अपने आप को परेशान होकर के वहाँ आदमी बैठे रहता है, तो भगवान से कनेक्टिविटी कैसे होगी? समझ रहे हो ना भाई? वो फिर 10 ठो मंत्र पड़ेगा, मंत्र हमें समझ में ही नहीं आते, तो फायदा क्या होगा उस मंत्र का हमें? आ रही बस समझ में? कोई फायदा ही नहीं होता है। ये डालो वो डालो, डालने में इतने बिजी हो जाते हैं कि भगवान से फिर से हमारा जो आत्मा का कनेक्शन भगवान से होना चाहिए, हो पाता है क्या? नहीं हो पाता है, ठीक है। तो फिर कहाँ से फायदा होगा?
तो पूजा पाठ जो कॉन्सेप्ट निकाला गया वो सिर्फ इसलिए लगाया गया कि आप 2 मिनट 10 मिनट जितना भी हो सके अपने दिमाग को सभी विचारों से क्या करो, आप पूरी तरह से खाली कर दो, सिर्फ एक विचार कनेक्ट करो किसके साथ, सुपर नेचुरल पावर परमात्मा के साथ, है ना। और परमात्मा ये सब हम मनुष्य की बनाए गए अलग अलग, परमात्मा एक ही है, बाकी जो अलग अलग बनाए गए मजहब है वो धर्म वो अलग है आपका, जो एक सुप्रीम पावर आपका परमात्मा, बाकी सभी मैसेंजर्स है, चाहे पैगंबर हो, चाहे ईसा मसीह हो, चाहे कृष्ण हो, सभी सब क्या है आपके जो है किसी एक पर्टिकुलर के मैसेंजर्स है, संदेशवाहक है। और उसी के आधार पर अलग अलग धर्मों की क्या हुई आपकी जो है उत्पत्ति हुई है। और जो मैसेंजर्स थे सभी ने एक ही चीज बताने की कोशिश की, गॉड इज वन, लेकिन मनुष्य ने फिर उसको क्या किया, है ना, अपने अपने हिसाब से उसकी व्याख्या कर दी। और पैगंबर के फॉलोअर्स थे उन्होंने अपने हिसाब से व्याख्या कर दी, ईसा मसीह के फॉलोअर्स थे अपने हिसाब से व्याख्या कर दी, हिंदू धर्म में जो भी फॉलोअर्स थे अपने हिसाब से व्याख्या कर दी। और इस तरीके से कई सारे धर्मों की उत्पत्ति, लेकिन जो वास्तव में भी उन्होंने कहा वो भी व्याख्या कर देते तो बात अलग है, फिर उसमें जबरदस्ती अपना नाम, क्योंकि बाकी जनता पढ़ती लिखती तो है ही नहीं। कितने लोगों ने, हमारे अभी 150 करोड़ जनता में कितने लोगों ने वेद पढ़ा होगा? 1% भी नहीं होंगे। हम वेदों की बात करते हैं, कितने लोगों ने पढ़ा होगा? 1% भी नहीं होंगे। और जिन्होंने पढ़ा उन्होंने कितने से समझा होगा? समझने के लिए एक फिलोसफिकल माइंड चाहिए वेद को समझने के लिए। सिर्फ 2-4 तो शास्त्र में लिखा रहता है, रट्टू तोड़ा टाइप का रट लेते हैं और उसके हिसाब से बोल देते हैं कि ऐसा है वैसा है, और न चाहते भी सामने वाले इंसान को मानना पड़ता है कि उसको तो कुछ पता ही नहीं है ना। पूरी जनता को तो कुछ इन सब के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो वो मान लेते कि गुरु बोल रहे तो। और कितने अच्छे गुरु है? 1% अच्छे गुरु होंगे, बाकी सब 99 आज की डेट में सोशल मीडिया गुरु है। सही ज्ञान किसी के पास है ही नहीं, ऊपर ऊपर की बातें हैं, ठीक है, तो उसका फायदा उठाते हैं उन लोग जो है। एनीवे, तो कहने का मतलब ये है कि आपको जीवन में सफलता चाहिए तो ये तो चाहिए परसिस्टेंस। कभी कभी हो सकता है कि आप परसिस्टेंस से जिसको सफलता कहते हो, सफलता तो मिल जाएगी, आप जितने भी मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, भौतिक चीजें हैं, गाड़ी घर घोड़ा सब खरीद लोगे, लेकिन हो सकता है आंतरिक शांति बनी रहे। तो इसके लिए कुछ लोग फिर किसको जोड़ते हैं आपका जो है कि आध्यात्मिक थोड़ा होना भी जरूरी है। और अध्यात्म का सीधा सा मतलब है कि हमारे अपने खुद की आत्मा की शक्ति को ऊपर उठाना, और आत्मा के, हम हर व्यक्ति अपने आप को आत्मा मान लो, और आत्मा के 7 ओरिजिनल गुण बताए थे मैंने, ओरिजिनल क्वालिटी आत्मा की, याद है? हो गई नहीं हुई अभी तक? ये पीसफुल सोल है ना, एक तो प्योर सोल, प्योरिटी बताई थी, याद आ रहा है? प्योरिटी का गुण होना चाहिए, शुद्धता का गुण होना चाहिए। और आत्मा की शुद्धता का मतलब क्या हो गया? प्योरिटी का मतलब क्या हुआ कि आप कुछ भी गलत, है ना, करेंगे नहीं, विचार क्रिएट नहीं करेंगे, है ना। कर्म, मैंने कहा ना कि कर्म तो अलग बात है, विचार, कुछ भी गलत विचार आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए किसी भी चीज के लिए, व्यक्ति के लिए भी नहीं, किसी भी जीव जंतु के लिए भी नहीं। मतलब कोशिश ये हो कि आपके विचारों की शुद्धता मैक्सिमम बनी रहे, 100% की कोशिश करनी चाहिए। कितना चाह कर भी हम कुछ गलत किसी के बारे में, चाह कर तो छोड़ो, जाने अनजाने में भी ना सोचे। यदि सोच लिया, सोच थॉट क्रिएट हो गया, तो तुरंत वहां पर क्या करना है आपको जो है, अपने आप को स्टॉप कर देना है। और सुपर नेचुरल पावर को मान लो कि भाई गलती हो गई, ठीक है, बाई मिस्टेक गलत थॉट क्रिएट हो गया, उसके लिए उस जो भी आत्मा के प्रति या किसी जीव जंतु के प्रति या मच्छर को भी मारते हो तो उससे एक बार सॉरी बोल दिया करो कि माफ करना, मारना पड़ रहा है, क्योंकि तुमको नहीं मारेंगे तो फिर हमारी तबीयत खराब होने की संभावना बनी रहेगी। तो डार्विन को याद कर लेना कि डार्विन के अकॉर्डिंग सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यदि हम तुमको नहीं मारेंगे तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, इसलिए मारना पड़ रहा है, लेकिन माफी मांग लो मच्छर से। हाँ, तो जैन लोग तो भी नहीं करते, जैन लोग में मच्छर मारने के पहले 10 बार सोचते, तो शुद्ध जैन ही है उन लोग। आ रही ना बात समझ में? तो कहीं ना कहीं तो हमारी जो आत्मा की जो प्योरिटी है क्या होना चाहिए, एकदम 100% की कोशिश होनी चाहिए। जब 100% किसी के बारे में गलत नहीं सोचोगे तो आपके साथ कभी गलत होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी हर चीज, मैंने कहा कि न्यूटन का 3rd लॉ लागू होता है, जो फेंकेंगे वही वापस रिफ्लेक्ट होकर के आएगा।
आप यदि फूल फेंक रहे हो तो डेफिनेटली सामने वाला भी आपको क्या करेगा, फूल ही रिटर्न करेगा। हो सकता है कभी कभार एक आध फूल की जगह पत्थर भी आ सकता है, लेकिन अब अपनी जो ओरिजिनल क्वालिटी उसके कारण से क्यों गलत करे, उसके बाद भी आप फूल फेंको, कब तक पत्थर फेंकेगा सामने वाला। इतना आसान नहीं है, लेकिन ये छोटी छोटी बातें हैं, यदि फॉलो कर लोगे तो लाइफ में मेंटल पीस आ जाएगी। और जब मेंटल पीस रहेगा तो जीवन में जो चाहो, प्रधानमंत्री बनना चाहो तो भी बन जाओगे, क्योंकि मानसिक शांति के साथ काम करोगे तो किसी भी फील्ड में जो सक्सेस चाहिए आपको तुरंत मिल जाएगी। तो पहली तो मैंने कहा था कि प्योरिटी, आत्मा की मेल गुण। और कितने लोग आज प्योर है बताओ भला? अभी ना दुश्मन का नाम आएगा 10 ठो गाली अंदर से निकल जाएगी। तो प्योरिटी का मतलब है कि दुश्मन के प्रति भी गलत थॉट क्रिएट ना करो, उसको भी माफ कर दो कि नासमझ है, भगवान उसको बुद्धि दे, अक्ल दे, और अपने से जो है उसको क्या करो, यदि हमारी तरफ से कोई गलती हुई तो उसके लिए माफ़ी मांग लो, और उसने यदि कोई गलती की है तो तुरंत माफ़ कर दो। तो उसके प्रति जो नकारात्मक भाव है धीरे धीरे करके क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इतना आसान नहीं होता, लेकिन बार बार अपने आप को याद दिलाते रहोगे कि नहीं मुझे गलत नहीं सोचना है, गलत नहीं सोचना है, तो चीज़ें 1-2 महीने में आपके जीवन का हिस्सा बन जाती है, कोई बहुत बड़ी एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है, राइट। तो प्योरिटी होना चाहिए। दूसरा मैंने कहा था आपका जो है पीसफुल सोल, शांति, पीसफुल सोल। मैं एक शांत आत्मा हूं। शांत का मतलब है कि किसी भी स्थिति में अपने दिमाग का संतुलन नहीं खोती हूं, है कि नहीं, हमेशा शांत बनी रहती हूँ। अपने आप को हमेशा इमेजिन करो कि मैं एक दुनिया की सबसे शांत पीसफुल सोल के रूप में एग्जिस्ट करती हूँ। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से। और उसके बाद आप क्या जो है, मैंने क्या बताया था, पावरफुल सोल, पावरफुल, शक्तिशाली। शक्तिशाली का मतलब ये नहीं कि दूसरों को मारने के हिसाब से। शक्तिशाली का मतलब यहाँ पे शक्तिशाली होने का मतलब ये है कि अपने खुद में इतनी पावर है कि आप अपने इंद्रियों पर नियंत्रण कर सकते हो। यहाँ पे शक्तिशाली का मतलब दूसरों को मारने पीटने से नहीं है, इंद्रियों पर नियंत्रण करने से है। इंद्रियों पर नियंत्रण करने से है, सेंसेस पर कंट्रोल करने से है। जैसे अरस्तु ने एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि मैं उस व्यक्ति को साहसी नहीं मानता जो शत्रुओं को पराजित कर सकता है या करता है, मैं उस व्यक्ति को सबसे ज्यादा साहसी मानता हूं जो अपने इंद्रियों पर क्या कर सकता है, नियंत्रण करता है या करके रखा हुआ है। आ रही बात समझ में? कि शत्रुओं को पराजित करना तो कोई बड़ी बात नहीं है कि 47 निकाला, दर 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 भून दो, खत्म। आपके पास बाहरी शक्ति कितनी उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन खुद के अंदर की गलत इच्छाओं को कंट्रोल करना ये अपने आप में क्या है, टफ काम है ना। पढ़ाई करने आते हो, मन करता है कि घूमने फिरने चले जाए, लेकिन कंट्रोल करके आ जाते हो, कुछ लोग नहीं आ पाते, तो वो ज़्यादा टेंशन वाला काम है। खाने का मन करता है चटपटा देख के, लेकिन कंट्रोल कर लिए, इतना आसान नहीं होता है कि नहीं। जो कंट्रोल कर लेते हैं उनका शरीर ठीक है, जो कंट्रोल नहीं कर पाते फिर वही तुरंत तात्कालिक सुख के लिए तो खा लेंगे भर भर के, और बाद में फिर उसका दुख मिलता है कि नहीं। तो इंद्रियों पर नियंत्रण करना, तो यहाँ पे शक्तिशाली का मतलब है कि इंद्रियों पर नियंत्रण। दूसरा शक्तिशाली का मतलब है कि कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी परिस्थिति हो, उससे लड़ने की क्षमता आप में होनी चाहिए, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो। अच्छी तो होगी तो लड़ी लोगे, कितनी बुरी से बुरी परिस्थिति क्यों ना हो, कितनी बुरी से बुरी परिस्थिति क्यों ना हो, आप उसके साथ क्या कर पाएंगे, लड़ने की क्षमता विकसित करना है अपने आप में, है ना। कुछ लोग होते हैं ना, कुछ थोड़े से आए घबरा जाएंगे, कुछ लोग आत्महत्या कर लेते हैं। तो परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, सॉल्यूशन हमेशा रहता है, और ये एक दिन में विकसित नहीं होता है। पहले छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आएंगे, उसको सॉल्व करो, उसको समझने की क्षमता, झेलने की क्षमता होनी चाहिए। फिर उससे थोड़ा बड़ी प्रॉब्लम आएगी, फिर और बड़ी प्रॉब्लम आएगी, तो धीरे धीरे करके आप में मानसिक इतनी स्थिति आ जाएगी कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप निकाल लोगे। इसलिए बचपन से सिखाया जाता है कि परिस्थितियों से घबराना नहीं है। हार, सफलता और फेल्योर, हार भी जो है हमारे जीवन का एक क्या है, पार्ट। हार को भी एक्सेप्ट करना सीखना पड़ता है, फेल्योर को भी एक्सेप्ट करना सीखना पड़ता है। अरे बस समझ में? तो ये आपको ध्यान में रखना है।
उसके बाद पावरफुल के बाद और कौन सा बताया था मैंने? प्योरिटी, पीसफुलनेस, विजडम, ज्ञानी आत्मा हूं मैं, ज्ञान, ज्ञान पूर्वक आत्मा, ज्ञानी आत्मा, विजडम सोल हूं, है ना। ज्ञान का मतलब क्या होता है? नॉलेज नहीं, वो नॉलेज की दुनियादारी, पूरे विश्व की राजधानियां याद है, ठीक है, वो नॉलेज नहीं। ज्ञान का मतलब है क्या सही क्या गलत, इसकी समझ आप में क्या होना चाहिए? विकसित होना चाहिए, है ना। जब तक इंद्रियों पे नियंत्रण रहेगा तो सही क्या गलत, सही का कंट्रोल भी आप समझ जाओगे। विजडम, ज्ञान का मतलब किसी भी समस्या का समाधान ढूंढने की क्षमता आप में होनी चाहिए, इंटेलिजेंस ही से निकलेगा, है ना। जितनी ये क्षमता ज़्यादा होगी उतना ही आप इंटेलिजेंट कहलाएंगे। तो ज्ञान, ज्ञानी आत्मा मतलब मैं ज्ञान से भरपूर आत्मा हूं। आपके जो है ज्ञान से कोई भी सिचुएशन है उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए मैं कैपेबल हूं। सही क्या है गलत क्या है उसको समझने की क्षमता मुझ में है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? विजडम सोल बोलेंगे। आ रही बात समझ में? क्या विजडम वाले इंसान एक सही समझ विकसित कर लिया आपने जो है जीवन के बारे में, किसी के बारे में। उसी प्रकार और क्या लिखा था? हैप्पी सोल, हैप्पी सोल 24/7 हमेशा खुश रहने वाली आत्माओं। आ रही बात समझ में? कि अपने आप को एक बाहरी आउटर फिजिकल शरीर के रूप में न देख करके आप अपने आप को एक 24/7 आत्मा के रूप में देखो और अपने आप को मानो कि मैं खुश रहने वाली, है ना। तो मैंने कहा जब आप 24/7 खुश रहने की आदत डाल दी तो कोई भी चीज़ आप, मेंटल पीस रहेगा, मेंटल पीस रहेगा तो कोई भी चीज़ आप आराम से हासिल कर लोगे, सफलता आपके कदम चूमेगी। ये होगा ना भाई? यदि 24/7 बस आप खुश रहने, खुश आसान नहीं होता है, बीच बीच में बस कई सारे ऐसी चीज़ें जो बस टेंशन आते हैं। सुबह उठा आज अचानक से पता नहीं काहे टेंशन आ रहा था, कोई कारण था ही नहीं मेरे पास, लेकिन मैंने आपको फिर समझाया ऑल इज वेल, कुछ भी नहीं है, फिर थोड़ी देर में नॉर्मल हो गया, राइट। तो कई जगह हम जानते नहीं कि हमारे दिमाग में कारण कारण हो सकता है कि अब जिससे जुड़े हुए वो उसके वाइब्रेशंस भी आसपास, यदि कोई बहुत तनावपूर्वक व्यक्ति बैठा हुआ है तो उसके साथ आप बैठे हो तो उसके वाइब्रेशंस भी आपको क्या करेंगे? इम्पैक्ट करते हैं। आ रही बात समझ में? अब इतने सारे लोग बैठे, अब इतने सारे लोग यदि सब तनाव में बैठे हो तो मैं भी कितना भी, तो मेरे पावर पे डिपेंड करेगा कि मेरी मन स्थिति कैसी रहती है। इसलिए कभी कभी देखो ना, ट्रेन में चढ़ोगे अचानक टेंशन आने लगता है, भीड़ में चलेगा, है ना। मंदिर में जाओगे तो शांति महसूस होती है, क्यों? क्योंकि मंदिर में लगभग हर व्यक्ति वहाँ पे थोड़ा सा भगवान को याद करते हुए अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है। तो मंदिर में जाके बैठने से शांति महसूस क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पे लगभग कुछ देर के लिए से सभी लोग थोड़ी देर के लिए क्या होते हैं? पॉजिटिव सोच करके वहाँ पे बैठे रहते हैं, तो वहाँ पे से थोड़ा सा आपको सुकून महसूस होता है। आई ना बस समझ में? क्योंकि हम जो एनर्जी रिलीज कर रहे हो कहीं ना किसी एटमॉस्फेयर में ही है ना। जैसे हम एफएम रेडियो चलाते हैं, गाना चलाते हैं, इसी में हम थोड़ा सा ट्यूनिंग चेंज करेंगे तो 98.3 एफएम आ जाएगा, थोड़ा सा और घुमाएंगे दूसरा, मतलब इस पूरे कमरे में ही सभी फ्रीक्वेंसीज की आपकी जो है साउंड अवेलेबल है। बस उस फ्रीक्वेंसी के साथ हमें ट्यूनिंग बनानी पड़ती है। तो आपकी फ्रीक्वेंसी खुशी के साथ ट्यूनिंग बन गई तो खुश रहोगे, दुख के साथ ट्यूनिंग बन गई, इस कमरे में वाइब्रेशंस दुख के भी है, उसके साथ ट्यूनिंग बना लोगे तो दुखी हो जाओगे, राइट। तो इसीलिए हमको 24/7 दिमाग में डालना है कि दुख थोड़ा सा लगे भी, टेंशन आ रहा है तो ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, आई एम हैप्पी सोल, थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाएंगी चीज़ें, 5-10 मिनट में क्या हो जाएगा आपका, बस आपको थॉट्स को चेंज कर देना है। लेकिन जैसे दुखी का अब फिर सोचने लगे, अरे यार पता नहीं क्यों दुख लग रहा है, ये दर्द दे रहा है, वो दर्द दे रहा है, तो और जितना उसको रटते रहोगे, जपते रहोगे मंत्र टाइप का, उतना ही चीज़ें होते जाएंगी। थकान लग रही तो उल्टा सोचो, हम थकान लगती बोलते थक गया करके 10 चिल्लाते रहेंगे और थकान ज़्यादा हो जाती है। थोड़ी देर सोचो कि थकान खत्म हो गई है, नॉर्मल है, पूरी तरह से मैं क्या हूँ, फ्रेश फील कर रहा हूँ। थोड़ी देर में थॉट चेंज करो, शरीर भी क्या हो जाएगा आपके उसके हिसाब से चेंज हो जाता है। मतलब एक करके देखो, खुद को पता चल जाएगा। तो इस तरीके से कितने हो गए हमारे? 5 हो गए, ठीक है। और उसके अलावा साथ में कौन से बताए थे मैंने? और कौन सा सोल है आपके जो है इसके अलावा? हेल्प, हैप्पी सोल के बाद और कौन सा बताया था? सात तो रट जाने चाहिए ना तुम लोग को, आपको जो है
ठीक है, ब्लिसफुल सोल, दुआएं देने वाली आत्माओं बताया था। दुआएं देने वाली आत्माओं, इसको 7 तो चीज याद कर लो, रट लो इसको अच्छे से। और दुआओं का मतलब 24/7 दुआएं निकालते रहो मुंह से। गालियां मत निकालो, बददुआएं मत निकालो मुंह से, मतलब दिमाग से। हर चीज मुंह से तो बाद में निकलती, पहले विचार में क्रिएट होते, पहले हमारे थॉट क्रिएट होते तब मुंह से निकलता है। तो थॉट में भी इतनी प्योरिटी रखो कि 24/7 सबके लिए सिर्फ दुआएं निकलते रहे, कि हर एक व्यक्ति क्या है, अच्छा है, हर एक इंसान अच्छा है, बस परिस्थितियों के कारण से थोड़ा सा बिगड़ गया है, भगवान उसको सद्बुद्धि दे, अक्ल दे, उसके लिए हेल्प करे। आ रही बात समझ में? सर्वे भवन्तु सुखिना, ये हमारे शास्त्रों में कहा गया है। मतलब क्यों कहा गया कि हम सबके लिए सुख होने की क्या करें, दुआएं देते रहे। खुद तो हम लोग क्या करते, खुद तो सुखी होने की सोचते, लेकिन दूसरों को परेशान करने की सोचते रहते, और दूसरे सुखी हो रहा था हम दुखी हो जाते, कि दूसरे की दुकान कितनी अच्छी चल रही है, मेरी नहीं चल रही है, और फिर बददुआएं देने लगते हैं, भगवान करे उसकी भी ना चले, तो उसका तो नुकसान नहीं होगा, खुद का नुकसान, क्योंकि खुद हम नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, तो वही नेगेटिव एनर्जी वापस आएगी आपके पास। तो दुआओं की अपनी एक शक्ति होती है, इसलिए कहा था कभी कभी डॉक्टर क्या कहते हैं कि ठीक है, दवाओं के साथ दुआओं की भी ज़रूरत है। जैसे कोरोना के समय मैं एडमिट था, तो मेरे बाद में पता चला कि ससुराल वाले क्या कर रहे हैं, वो पूजा पाठ कराने स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, तो इसका मतलब क्रिटिकल रहा होगा, तो वो एक अलग मतलब किसी पंडित जी को दे करके उन्होंने पूरा रात भर क्या करवाया था, कुछ मंत्रोपचार हो जो भी कराया होगा, तो उन्होंने बिहाफ में, अब कर तो वो भी सकते थे, लेकिन मंत्रों का उपचार करना है तो पंडित जी के पास गया, पंडित जी ने 1,000-2,000 रुपये लिए और रात भर मेरे लिए मंत्रोपचार किया। किया नहीं किया वो तो नहीं पता, बस मान लिया हमने कि किया होगा। ठीक है, समझ रहे ना भाई? तो उससे एक पॉजिटिव पावर, तो इस तरीके से जब कभी कभी क्या होता है कि कई सारे लोग मिल करके दुआएं करते, जैसे अमिताभ बच्चन का मुझे याद है, जब कूली पिक्चर की शूटिंग के दौरान उसके उनके पेट में चोट लग गई थी, तो पूरा देश दुआएं कर रहा था कि वो ठीक हो जाए। तो पूरा देश जिसके लिए दुआएं कर रहा है, उसको मरने की संभावना क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि इतने लोग वाइब्रेशंस पूरे यूनिवर्स में, एटमॉस्फेयर में आपके पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेज रहे, आई ना बात समझ में? तो डेफिनेटली उसके बाद बच गए सही सलामत, और आज तक 75 साल में मस्त ठुमके लगा रहे, 75-80 साल में भी क्या कर रहे, मस्त ठुमके लगा रहे, यही जीवन है। और हमारे लोग 80 साल होते ही चेयर पकड़ के बैठ जाएंगे। ठीक है, अब कुछ ना होने वाला है, वो देखो 75-80 साल में भी जीवन को मस्त, है ना, पैसे कमी नहीं है, लेकिन वो अपने आप को बिजी रखने के लिए एडवर्टीजमेंट करते हैं, सब कुछ अभी भी कर रहे हैं, क्योंकि हम जितना अपने आप को बिजी रखेंगे, बुढ़ापे का ख्याल नहीं आएगा, और जहाँ ख्याल आया फिर आप उम्र से कम, है ना, कमजोर हो जाओगे। तो ये सब चीज़ यहाँ से क्रिएट होती है। तो एक हो गया आपका ब्लिसफुल सोल, दुआएं देने वाली आत्मा, और इसके अलावा एक लास्ट क्या बताया था, एक और क्या लास्ट बताया था? सोचो भाई, और क्या लास्ट बताया था आपको जो है? जल्दी बताओ। हाँ, 7 हो गए क्या? ठीक है, एक बताया था लवफुल सोल, है ना, सबसे प्रेम करने वाली, हर किसी से प्रेम करने वाली आत्माओं, किसी के प्रति नकारात्मक फिर से दुश्मनी का भाव नहीं रखना है। आगे बस समझ में? तो ये, तो इस 7 क्वालिटी यदि आपके आत्मा में जो ओरिजिनल क्वालिटी है उसको यदि आप फॉलो करोगे, तो आपके जीवन में तनाव रहेगा अपनी तरफ से, बाकी तो कुछ पिछले जन्मों के कर्म लेकर के आए होंगे, हमारी आत्मा जो है कुछ पिछले जन्मों का कर्म लेकर के भी ट्रांसफर होती है, पुनर्जन्म हमारे शास्त्रों में सब जगह माना गया। तो आज जो कर्म कर रहे हो, है ना, जैसे कर्म अभी गीता में पढ़ेंगे, तो अभी जो आपको प्रारब्ध कर्मों का फल मिल रहा है, एक संचित कर्म है, उसका फल अभी मिलना स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी जो कर रहे हो वो संचित में जा रहा है। हाँ,
सजा नहीं है, सजा नहीं है, वो अपने ही भगवान, हाँ, भगवान, भगवान के लिए सभी लोग बराबर है। तो राहुल गांधी बन के पैदा होते, हाँ तो ठीक ही पैदा हुए। हाँ तो पिछले कर्मों का कुछ फल होगा। कारण उसका वही है ना कि उसको अभी उसके में विजडम की कमी है, ज्ञान की कमी है, उसको अज्ञानता, इग्नोरेंस। हर समस्या का कारण क्या है? अब वो उसको वही है, बचपन में उसको कोई समझाने वाला मिल जाता, अच्छा परवरिश मिल जाती, अच्छी समझ मिल जाती तो गलत काम नहीं करता। लेकिन तो परवरिश की डिमांड है, लेकिन उस परवरिश में भी यदि उसको कोई अच्छे से समझदार व्यक्ति समझाने वाला गुरु मिल जाए, बचपन से उनके पेरेंट्स को मिल जाए, तो गरीब व्यक्ति फिर गलत काम, हर गरीब व्यक्ति गलत काम थोड़ी करता है। धीरू भाई अंबानी भी ऐसी नहीं बने, वो भी टीचर के बच्चे होकर के आगे बढ़ के बने। कई सारे हैं, जो एपीजे अब्दुल कलाम देखो, वो भी तो गरीबी घर में पैदा हुए थे, खाने के लिए ठीक से उनके पास वो भी नहीं था, पढ़ने पढ़ाने के पैसे नहीं थे, लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम बने। तो जिस घर में पैदा हुए उसका संस्कार डिपेंड करेगा कि आपके कर्म के हिसाब से। यदि आपके कर्म बहुत बेकार है तो ऐसे घर में पैदा होगा जिनके कर्म ऑलरेडी खराब चल रहे हैं, है ना। यहाँ पे यहाँ तक कहा गया है कि 3 प्रकार की आत्माओं को क्लासिफाई किया गया है हमारे, मतलब शास्त्रों में कहो या ऐसी, कि 3 आत्माओं को 3 भागों में डिवाइड। एक बहुत अच्छा काम करने वाले, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम है, जीवन भर देश की सेवा और देश के लिए काम करके इस जीवन को छोड़ के चले गए। तो उनकी जो आत्मा है वो अगला जन्म जो ली होगी वो किसी श्रेष्ठ घर में ली होगी। और ऐसे घरों ऐसी आत्माओं के लिए भी जल्दी शरीर नहीं मिलता बोले, क्योंकि बहुत बेस्ट आत्मा है, उसके लिए बेस्ट शरीर चाहिए, बेस्ट घर चाहिए, तो उनको बहुत इंतजार करना पड़ता है। और जो एकदम हिटलर टाइप की आत्माएं होती है, मतलब ना, जो एकदम ही गंदी आत्मा हिटलर टाइप के लोग होते हैं, या फिर कई सारे करोड़ों लोगों को यूं ही मार देते हैं, स्टालिन, हिटलर, ये सब क्रू टाइप के, तैमूरलंग और ये सब जितने भी मुगल काल में है, सब क्रू आत्माएं हो गई। तो इनको भी जल्दी शरीर, क्योंकि इतने करप्ट है कि उस टाइप का शरीर की जो एकदम निर्दयी हो वैसा शरीर मिलना मुश्किल होता है। तो हम लोग बाकी जो नॉर्मल है उसके लिए जल्दी जल्दी शरीर मिल जाता है, इसलिए नॉर्मल व्यक्ति मरता है तुरंत नया शरीर मिल जाएगा। अच्छे व्यक्ति मरेंगे, बहुत अच्छे लोग मरेंगे तो भी जल्दी शरीर नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको देखना पड़ेगा सबसे बेस्ट घर कौन सा है ना, बेस्ट फैमिली कौन सी है। तो ये एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया गया। लेकिन ये फैक्ट्स है, नहीं भी है तो जीवन को अच्छा जीने के लिए हमें क्या देते हैं, आधार देते हैं, है ना। कुछ चीज़ें हैं जिसको हम प्रूफ नहीं कर सकते, लेकिन ये अनुभव की चीज़ें हैं। और मैंने कहा ना कि पिछले लगभग मेरी आयु 45+ चल रही है, तो अभी तक का जीवन अनुभव यही कहता है कि सिर्फ मेहनत पे सब कुछ होता तो मैं आज कहीं और होता। मेहनत के ही सब कुछ होता तो, क्योंकि मैं मेहनत पढ़ाई लिखाई के अलावा दूसरा काम जीवन में नहीं किया। लेकिन कुछ चीज़ें मेहनत से डिफाइन नहीं होती, कुछ चीज़ें कहीं ना कहीं बियॉन्ड हमारे, और इवन कभी कभी लगता है कि हम कुछ नहीं कर रहे, कोई और करवा रहे हैं, और फाइनली चीज़ें वैसे वैसे होते जा रही है। तो हमें अपने खुद पे कंट्रोल रखना है। तो ये सब चीज़ें यदि आप प्रॉपर्टी ले आओगे तो आप मानसिक रूप से शांत हो जाओगे, मानसिक रूप से शांत हो जाओगे तो फिर जीवन में जो चाहे वह पढ़ाई कर रहे हो, अच्छे से पढ़ाई में मन लगेगा, और अच्छे से पढ़ाई में मन लगेगा, चीज़ें समझ में आएंगी, याद हो जाएंगी, तो एग्ज़ाम क्वालिफाई होना ही होना है। लेकिन हम हैं कि इन सब चीज़ों में भटके रहते हैं, दिमाग शांत नहीं है, 10 जगह चल रहा है। ठीक है, हम इतने कंट्रोल, इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है हमारा, जो चटपटा देखिए इतना खा लिया और फिर बाद में बीमार होके पड़े हुए, है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें हमारे में मिलती है। एनीवे समझ में आ गया आपका जो है। तो यहाँ पे हम लोग कहाँ पर आ रहे थे कि सफलता के लिए, आज की डेट में सफलता के लिए हम लोग इन सब चीज़ों पे फोकस, आईक्यू तो होना ही चाहिए, सिर्फ आईक्यू होने से काम नहीं चलेगा, इसके साथ ईआई भी होना चाहिए। सिर्फ ईआई होने से भी काम नहीं चलेगा जब तक कि परसिस्टेंसी ना हो। और आज की डेट में सफल का मतलब ही है कि जो जीवन में सुख शांति, मानसिक स्थिति आपकी कितनी शांत है। सफलता का मतलब सिर्फ मानसिक शांति से है, कितने आनंदित है जीवन के, कितने एंजॉय कर रहे हैं। आनंदित का मतलब है कि अभी सामने वाले ने किसी गलती, किसी एक छोटे से स्टाफ ने गलती की, आप टूट पड़े उस पर, इसका मतलब है कि भले आपका करोड़ों जायदाद हो, लेकिन मानसिक स्थिति अभी आपकी स्टेबल नहीं है। करोड़ों का भी नुकसान हो जाए और उस स्थिति में यदि आप मानसिक रूप से अपशब्द न निकाल पाए, तब मान के चलना कि आप उस दिन सफल व्यक्ति हो। करोड़ों का भी नुकसान हो जाए किसी के द्वारा
और आप शांतिपूर्वक उसको बोले कि जो हो गया उसको तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम क्या करते हैं, उसको 10 ठो गाली दे के 10 ठो नौकरी, ठीक है जो एक्शन लेना लो, लेकिन कम से कम एक मानवीय एक्शन होना चाहिए। गलतियां कोई जानबूझ के भी करता है, कुछ लोगों से अनजाने में हो जाती है, डिपेंड करता है जानबूझ के किया तो उसको क्या सजा देना है, और अनजाने में हो गई तो फिर वो तो माफ के योग्य ही है आपके जो, तो आप फाइंड आउट करना पड़ेगा। एनीवे तो इस तरीके से ये 4 क्वेश्चन की आज की डेट में बात की जाती है। तो यहां तक समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग जो है कि इंटेलिजेंस है कि एग्जैक्टली डेफिनेशन देखते हैं, है ना। मनुष्य जो है सामाजिक प्राणी भी है। मनुष्य क्या है कि आपका सामाजिक प्राणी भी है ना, मधुमक्खी के समान, चींटी के समान, हाथी के समान। अब आते हैं इंटेलिजेंस की परिभाषा ढूंढते हैं। इंटेलिजेंट क्या है? इसकी परिभाषा बनाना हो तो बनाते हैं। अब इसकी परिभाषा बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला इंटेलिजेंस जो वर्ड है वह लैटिन वर्ड है। इंटेलिजेंस जो वर्ड निकला वह लैटिन वर्ड, लैटिन भाषा का शब्द आपका जो है, लैटिन भाषा के शब्द इंटेलिगियर, इंटेलिज GERE, इससे निकला हुआ है। इंटेलिजेंस शब्द की जो उत्पत्ति है, किसकी उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ द वर्ड इंटेलिजेंस। वर्ड इंटेलिजेंस की उत्पत्ति किससे हुई है? आपकी जो लैटिन वर्ड इंटेलिगियर से हुई है, राइट, GERE। और इसका मतलब होता है चीजों को अलग करने की क्षमता। इसका मतलब क्या होता है? चीजों को अलग करने की क्षमता, एबिलिटी टू, एबिलिटी ऑफ सेपरेटिंग द थिंग्स, एबिलिटी ऑफ सेपरेटिंग द थिंग्स। समझ रहे हो? तो अलग करने की क्षमता का मतलब क्या हो गया है यहाँ पे? अलग करने की क्षमता का मतलब क्या हो गया? कि जो भी समस्या है हम उसको अच्छे से समझ कब पाएंगे? भावना नहीं, मतलब उस समस्या के अलग अलग कितने पार्ट्स है उसको अलग कर पाएंगे कि उस समस्या में क्या क्या चीजें सम्मिलित है। आई ना बात समझ में? तो यहाँ पे जो इंटेलिगियर वर्ड जो लैटिन वर्ड में दिया हुआ है, उसका मतलब अलग करने की क्षमता का मतलब चीजों को अलग अलग देखने की क्षमता। अब जैसे एक सामान्य व्यक्ति को पूछेंगे तो ये है सबके लिए मोबाइल। अब उस कुछ व्यक्ति होंगे जो मोबाइल में भी अलग अलग कवर अलग देखेंगे, है ना, उसका स्क्रीन अलग देखेंगे, सब अलग अलग, इसमें कितने पार्ट्स है उसको अलग अलग देखने की क्या करेंगे, आपका कोशिश करेंगे, राइट। तो वो जिसमें जितनी ज़्यादा होगी इंटेलिजेंस उसकी उतनी क्या मानी जाएगी? अधिक मानी जाएगी। या कोई भी समस्या है तो समस्या का समाधान कैसे निकलेगा? जब हम उसको अच्छे से समझेंगे। और अच्छे से समझेंगे कब? जब उसके डेप्थ में घुसेंगे। और डेप्थ में घुसने का मतलब ये है कि उसके हर एक चीज़ के बारे में अच्छे से क्या कर पाएंगे? एनालिसिस कर पाएंगे। आई ना बस समझ में? तो उस कंटेक्स्ट में है, तो इसी से हम लोग एक परिभाषा निकालते हैं। तो परिभाषा क्या निकलेगी? इंटेलिजेंस एक प्रकार की क्षमता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इंटेलिजेंस एक प्रकार की क्या है? क्षमता है। तो इंटेलिजेंस क्या हो गया? एक प्रकार की क्षमता है। अब उस क्षमता के द्वारा हम क्या क्या कर सकते हैं? एक प्रकार की क्षमता है जिससे हम किसी चीज को समझते हैं, टू अंडरस्टैंड, समझने किसी चीज को समझने की क्षमता। क्या क्या आ जाएगा आपका जो है? किसी चीज को समझने की क्षमता। तो एक प्रकार इंटेलिजेंस एक प्रकार की क्षमता जिसमें
आपका किसी चीज को समझने की क्षमता आ जाएगी, आपका जो समझना आ रही बात समझ में। समझने की क्षमता, और समझने का मतलब उसके सभी डायमेंशंस को कवर करने की क्षमता, राइट। दूसरा है आपका इसी में टू इंडल्ज इन लॉजिकल ऑपरेशन। इंडल्ज इन लॉजिकल ऑपरेशन मतलब तार्किक, फिर से क्या हो जाएगा आपके जो है टू इंडल्ज इन लॉजिकल ऑपरेशन, तार्किक क्रियाएं करने की क्षमता, तार्किक क्रियाएं करने की क्षमता। या तार्किक रूप से सोचने की क्षमता। आ रही बात समझ में। उसके बाद है टू कॉन्सेप्चुअलाइज द थिंग्स, थिंग्स लास्ट में सब में जोड़ देना। टू कॉन्सेप्चुअलाइज, अवधारणात्मक या संकल्पनात्मक, संकल्पनात्मक या अवधारणात्मक, संकल्पनात्मक या अवधारणात्मक, ये चीज के बारे में संकल्पना बनाने की क्षमता या अवधारणात्मक समझ विकसित करने की क्षमता। संकल्पना क्या होती है, कॉन्सेप्ट क्या होता है, वो संकल्प नहीं है, अवधारणा, किसी चीज के बारे में अवधारणा बनाना। नहीं नहीं नहीं, संकल्पना जो है कॉन्सेप्ट बोलते हैं ना, कॉन्सेप्ट ऑफ। तो किसी चीज का कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि उसकी जो अनिवार्य चीजें है उसके अंतर्गत आ जाना, अनिवार्य जो तत्व है उसमें सम्मिलित हो जाने चाहिए, और जो गैर अनिवार्य है, अनिवार्य का मतलब मैंडेटरी, कंपलसरी या अनिवार्य, गैर अनिवार्य चीजें नहीं होनी चाहिए, तत्व नहीं होना चाहिए, मतलब डालने की जरूरत नहीं है। तो पहली बात, संकल्पना जो एक अमूर्त कॉन्सेप्ट है, अमूर्त संकल्पना, अमूर्त अमूर्त अमूर्तता को धारण करती है। जैसे पेन, ये पेन लिख रहे हैं हम लोग, पेन मतलब ये जो मैं लिख रहा हूँ मार्कर या जो भी ले लो अपने आप हाथ में, जो पेन है, तो पेन एक कॉन्सेप्ट है और एक अमूर्त कॉन्सेप्ट है। अब पेन को, पेन की संकल्पना के बारे में आपको बताना हो तो क्या बताओगे पेन के बारे में, है ना। पेन का मेन अनिवार्य तत्व क्या होगा कि कोई भी वह चीज या वह वस्तु जिससे हम लिख सकते हैं, बाकी चीजें सब गौण है, उसके बाद जरूरत नहीं है, काली है, नीली है, पीली है, हरा है, उससे कोई मतलब नहीं है। पेन कॉन्सेप्ट का मतलब सीधा है कि वो जिससे लिखा जाता है। मोबाइल कॉन्सेप्ट का मतलब सीधा सीधा क्या है, जिससे बात की जाती है और अन्य क्रियाएं की जाती है। मोबाइल एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जाता है, गतिशील हो तो मतलब आपका जो है स्थानांतरेबल होता है, आपका ट्रांसफरेबल होता है, एरिएबल समझ में। तो कॉन्सेप्ट का सीधा सा मतलब क्या होता है आपका जो है, बोतल, तो बोतल का भी एक कॉन्सेप्ट क्या बनेगा, बोतल का सिर्फ इतना सा मतलब है कि जिसमें कुछ चीजें, कुछ भी रख सकते, कोई भी लिक्विड चीज डाल करके रखी जाएगी, वो पानी हो या फिर कुछ और हो, वो बात की बात है। उस हरा है, नीला है, पीला है, खड़ा है या चौड़ा है, इससे कोई मतलब नहीं है। बोतल का सीधा सा कॉन्सेप्ट क्या है कि कोई भी वह चीज इसमें लिक्विड चीज डाल करके रखने के लिए बनाई गई हो। रिमोट सिर्फ इतना आएगा कि वह चीज जो किसी टीवी या एसी को चालू करने के लिए दूर से आई ना, बस समझ में। तो कॉन्सेप्ट का मतलब हुआ कि ये एक अमूर्त संकल्पना है। तो सीधी सी बात, कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हो गया, अमूर्त संकल्पना, है ना। संकल्पना क्या होती है, अमूर्त होती है,
और उसमें जो अनिवार्य तत्व है वो सम्मिलित होते, बाकी जो गैर अनिवार्य तत्व सम्मिलित नहीं होते हैं, उसकी जरूरत नहीं है। तो उसी को कॉन्सेप्चुलाइज, तो यहाँ पे आप किसी चीज को कॉन्सेप्चुलाइज करने की क्षमता आप में कितनी है। किसी चीज को इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ, इमोशनल इंटेलिजेंस का भी आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट। तो उसको समझने की क्षमता आप में कितनी है कि आप उसको कितने अच्छे से कॉन्सेप्चुलाइज कर पाए कि नहीं कर पाए, टॉपिक पढ़ने के बाद पता चलेगा। आई ना बात समझ में। तो इसमें इंटेलिजेंस में एबिलिटी टू कॉन्सेप्चुलाइज द थिंग्स, है ना, द थिंग्स लास्ट में डाल देना सब में। आ रही बात समझ में। और लास्ट है आपका जो है कि उपलब्ध संसाधनों से किसी समस्या का समाधान निकालने की क्षमता। उपलब्ध संसाधनों से समस्या का समाधान निकालने की क्षमता। आपका जो है टू हैंडल द सिचुएशन, टू हैंडल द सिचुएशन विथ गिवन रिसोर्सेस और प्रॉब्लम। अरे बात समझ में, सॉल्विंग द प्रॉब्लम विथ गिवन रिसोर्सेस। अब मान लिया बर्फीले क्षेत्र में फंस गए, वहाँ खाना वाना कुछ भी नहीं है, पीना वीना कुछ भी नहीं है, तो क्या करोगे बताओ। तो कैसे करोगे। पीने के लिए क्या करोगे, है ना, बर्फ को पिघला लोगे। पीने का जुगाड़ तो हो गया, ठंडा पानी मीठा पानी मिल जाएगा। खाने के लिए, है ना, ढूंढना पड़ेगा जानवर, पहले तो दिमाग लगाना पड़ेगा कि ठंडे क्षेत्र में, है ना, मछलियां भी होती तो गड्ढा खोद करके अंदर पानी के अंदर होती है कुछ कुछ, है कि नहीं। तो दिमाग लगाओगे तभी तो वहाँ पे सॉल्व कर पाओगे। तो एक इंटेलिजेंट व्यक्ति हर क्षेत्र में हर जगह कोशिश करेगा जिंदा रहने की, और जो हार मान के अब तो जिंदा रहना मुश्किल है तो इंटेलिजेंट नहीं होगा, और परिस्थितियों से हार मान करके वहीं पे मौत का इंतजार करेगा। और समझदार होगा वो कोशिश करेगा कि कहीं से भी जितने दिन तक रह सको जिंदा रह लूँ, नहीं तो मरना तो ऐसे भी है। आई ना बस समझ में। तो परिभाषा में ये सब आ जाएंगे आपकी कि इंटेलिजेंस का मतलब क्या हो गया। इंटेलिजेंस का मतलब एक प्रकार की क्षमता जिसके द्वारा हम किसी चीज को अच्छे से समझ सकते हो, किसी समस्या किसी चीज के बारे में तार्किक क्या कर सकते हो, आपके जो है तार्किक क्रियाएं कर सकते हो, तार्किक सोच तार्किक निर्णय ले सकते हो, किसी चीज के बारे में एक अच्छी संकल्पना बना सकते हो, और जो भी उपलब्ध रिसोर्सेस है उसके द्वारा एक प्राप्त क्या कर सकते हैं हम लोग जो है समस्या का समाधान निकाल सकते हो। तो यह क्षमता ही क्या कहलाती है आपकी जो है इंटेलिजेंस कहलाती है। आ गई बात समझ में। और कॉन्सेप्ट क्या है समझ में आ गया, है ना। कॉन्सेप्ट क्या है कि कॉन्सेप्ट का मतलब कोई भी वह, कॉन्सेप्ट का मतलब अमूर्त, है ना, अमूर्त विचार जो किसी वस्तु के अनिवार्य तत्वों को क्या करता हो, सम्मिलित करता हो। तो कॉन्सेप्ट का मतलब ये है। जिसे हम बिंदु बोलते हैं, तो बिंदु की परिभाषा बचपन में क्या दी गई पढ़े हो, एक लाइन बोलते हैं, रेखा। बिंदु की परिभाषा क्या है, बचपन में क्या पढ़ा बिंदु की परिभाषा, ट्रायंगल। त्रिभुज की परिभाषा क्या पढ़ा। तो ये सिर्फ कॉन्सेप्ट है, 100% रियलिटी में 100% इनका मिलना मुश्किल है। आइडियल कॉन्सेप्ट है, आदर्श संकल्पनाएं हैं। क्यों। बिंदु की परिभाषा आपने पढ़ा होगा, जिसका कोई आकार, है ना, जिसकी लंबाई चौड़ाई 0 होती है। तो दुनिया ऐसा बिंदु बनाना संभव है, लंबाई चौड़ाई कुछ भी ना हो। बिंदु है लेकिन कुछ तो लंबाई कुछ तो चौड़ाई होगी उसकी। तो एक आइडियल कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिकल में हम बिंदु बना ही नहीं सकते परिभाषा के हिसाब से, समझ गए। तो एक आइडियल कॉन्सेप्ट क्या हो गया, जिसकी लंबाई चौड़ाई नहीं होती। लाइन की परिभाषा क्या बनाते हैं, लंबाई की परिभाषा जिसकी चौड़ाई 0 हो और लंबाई बस हो, मतलब बिंदुओं का सीधे रेखी समूह, है कि नहीं। तो उसको लेकिन चौड़ाई, कोई भी रेखा बनाए कुछ तो चौड़ाई होगी इसकी, पतली से पतली भी बनाऊंगा
पतली सी पतली भी बनाता हूँ ये, तो भी इसकी कुछ चौड़ाई होगी कि नहीं होगी? तो बिना चौड़ाई के रेखा पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए सभी क्या कहलाती है? आदर्श आइडियल संकल्पनाएं कहलाती है, राइट। त्रिभुज में बोलते हैं कि जिसके तीनों कोणों का 180 डिग्री हो, लेकिन कितना भी आप कोशिश करोगे एंगल एग्जैक्टली नाप करके जो है 180 डिग्री नहीं बनेगा, कुछ ना कुछ त्रुटियां आएंगी आपकी जो प्रैक्टिकल में। आ रही बस समझ में? ये सब कॉन्सेप्ट्स कहलाते हैं। तो यहां तक समझ में आ गया? इंटेलिजेंस की परिभाषा समझ में आ गई? अब लिख लोगे इंटेलिजेंस है क्या मतलब। चलिए, तो इंटेलिजेंस की परिभाषा हो गई। कल हम लोग आईक्यू के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, आईक्यू कैसे निकालते हैं, फिर उसके बाद इमोशनल इंटेलिजेंस में आएंगे, ठीक है। आईक्यू पहले देखेंगे, फिर इमोशनल इंटेलिजेंस की परिभाषा में आएंगे और 2-3 चीज़ें देखेंगे। तो क्लास गोल मत मारना, गोल मारोगे तो फिर कॉन्सेप्ट नहीं डेवलप होगा।